हेलो भाई लोग और बहन लोग, कैम छो? बोले तो झकास न आ गया हूँ एक नई स्टोरी के साथ। ये स्टोरी एक महान क्रांतिकारी की है जिन्होंने कहा था इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह के जीवन के अंतिम 12 घंटों की वो कहानी जो रोंगटे खड़े कर देती है। क्या आपको पता है कि अंतिम के 12 घंटों में भगत सिंह और उनके साथियों के साथ क्या क्या हुआ था? आखिर उन तीनों के शवों का क्या हुआ था? इस लेख में इनके जीवन के अंतिम 12 घंटे की पूरी कहानी जानिए। तो देर नहीं कर शुरू करते हैं हमारे महान क्रांतिकारी के उस क्षण को। तो राउरमन से एक बिनती बा कि हमरे चैनल कर सब्सक्राइब करा और ज्यादा शेयरों करबा और लाइकों कर दे। हलो। लाहौर सेंट्रल जेल में दिनांक 23 मार्च 1931 के दिन का आरंभ बड़ा ही सामान्य था, लेकिन ये दिन तब तक ही सामान्य रहा जब तक वार्डन चरक सिंह ने आकर जेल के सभी कैदियों से 4 बजे ही अपनी अपनी कोठरियों में चले जाने को नहीं कह दिया। उन्होंने आदेश देते हुए बस यही कहा कि यह आदेश ऊपर से आया है। अभी सभी कैदी इस विषय के बारे में सोच ही रहे थे कि जेल का नाई बरकत वहां के कमरों के सामने से बुदबुदाते हुए निकला। आज रात भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी जाने वाली है। ये सुनते ही सभी कैदियों के पैरों ताले जमीन खिसक गई। वहीं अपनी कोठरी में बंद भगत सिंह और उनके साथियों को इस बात का कोई अंदेशा ही नहीं था कि तय तिथि से एक दिन पहले ही उनको फांसी पर चढ़ाने का घटिया षड्यंत्र रचा जा चुका है। क्या आपको पता है कि अंतिम के 12 घंटों में भगत सिंह और उनके साथियों के साथ क्या क्या हुआ था? आखिर उन तीनों के शवों का क्या हुआ था? सरदार भगत सिंह को केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के मामले में फांसी की सजा सुनाई गई थी। इस फांसी की तिथि 24 मार्च 1931 तक की गई थी, लेकिन तय तिथि से एक दिन पहले ही भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को बड़ी ही शांति से फांसी दे दी गई थी। कभी न भुलाई जाने वाली इस फांसी के समय कुछ आधिकारिक लोगों में यूरोप के डिप्टी कमिश्नर भी शामिल थे। जितेंद्र सान्याल की लिखी हुई एक किताब भगत सिंह के अनुसार ठीक फांसी पर चढ़ने से पहले के समय भगत सिंह ने उनसे कहा था कि मिस्टर मजिस्ट्रेट, आप बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली हैं, क्योंकि आपको ये देखने को मिल रहा है कि भारत के ये क्रांतिकारी किस तरह अपने आदर्शों के लिए फांसी पर भी झूल जाते हैं। जेल में कोठरी नंबर 14 में रहने के दौरान भगत सिंह ने कई किताबें पढ़ी थी। इतना ही नहीं, अपनी फांसी पर जाने से पहले भी वे लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। जब जेल के अधिकारियों ने उनसे कहा कि अब तुम्हारी फांसी का समय आ गया है, तब उन्होंने कहा, ठहरिए, पहले एक क्रांतिकारी दूसरे से मिल तो ले। इसके कुछ मिनटों के बाद ही किताब छत की ओर उछाल कर बोले, ठीक है अब चलो। तीनों के चेहरे पर शिकन नहीं थी। फांसी पर जाते समय भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों के चेहरे पर जरा सी भी शिकन नहीं थी। उल्टा वो तीनों मस्ती से गा रहे थे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। फांसी पर चढ़ाने से पहले इन तीनों का एक एक करके भार नापा गया और सबसे अंत में स्नान करने को कहा गया। इसके बाद उनको काले रंग के कपड़े पहनाए गए, लेकिन उन सभी के चेहरे को खुला ही रहने दिया गया। इसके बाद भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी के तख्ते पर खड़ा कर दिया गया। भगत सिंह को फांसी देने वाले जल्लाद का नाम मसीह था। इन तीनों क्रांतिकारी के फांसी के तख्ते पर पहुंचते ही जेल सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इनकलाब जिंदाबाद और हिंदुस्तान आजाद हो जैसे नारों की गूंज से भर गई थी। फिर तीनों मुस्कुराते हुए फांसी के तख्ते पर झूल गए। कुछ समय के मौन के बाद वहां मौजूद डॉक्टरों लेफ्टिनेंट कर्नल जे नेल्सन और लेफ्टिनेंट कर्नल एनएस सोधी ने उन तीनों के मृत होने की पुष्टि की थी। इन तीनों ने जेल में रहकर अपनी बहादुरी, आत्मविश्वास और त्याग का अद्भुत परिचय दिया था। इसी कारण इनको फांसी दे देने के बाद भी अंग्रेजों को डर सता रहा था कि इनको फांसी दे देने की घटना से कोई आंदोलन न भड़क जाए। अंग्रेज अपने इसी डर के चलते इनके मृत शरीर के टुकड़े कर इनको बोरियों में भरकर फिरोजपुर लेकर गए और वहां जाकर इन पर मिट्टी का तेल डालकर आग के हवाले करने लगे। जब गांव के लोगों ने आग को जलते हुए देखा तो वहां आ पहुंचे। गांव वालों के भय के चलते अंग्रेजों ने शवों के अध जले टुकड़ों को सतलुज नदी में फेंक दिया और वहां से भाग खड़े हुए। जब गांव वाले पास आए तब उन्होंने इनके मृत शरीर के टुकड़ों को एकत्रित कर विधिवत दाह संस्कार किया गया था।